9th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का एक लेसन स्टार्ट किया था, जो साइंस 2 में आता है थर्ड लेसन। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक लेसन है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। ये वाला लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया था और एंटीबायोटिक स्टार्ट किया था। ओके, उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम लोगों ने कवर किया था। अभी एंटीबायोटिक का ये टाइप है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक। ओके, क्या है पेनिसिलिन? ओके, पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, ओके, obtained from the fungus पेनिसिलियम। ओके, तो ये आपको फिलअप्स में आता है। ओके, पेनिसिलिन ये नाम का एंटीबायोटिक, ओके, फंगस से बनाया जाता है। ओके, फंगस से निकाला जाता है, जिसका नाम है, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। उस फंगस का नाम पेनिसिलियम है and used for controlling the infections caused by bacteria। ओके, अभी ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है यानी दवाइयां है, वो किसके लिए यूज होते हैं? इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टाफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। ये 3 बैक्टीरियाज है, अगर इनसे इन्फेक्शन होता है तो पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। Okay, medicine containing penicillin are useful to treat the certain bacteria infection of the ear, nose, throat, skin as well as disease like pneumonia and scarlet fever। Okay, अभी ये बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक और कहाँ पे यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है? अगर सर्टन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, किसका इन्फेक्शन? कौन से ऑर्गन को? ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन को इन्फेक्शन होता है, तो भी ये पेनिसिलिन दिया जाता है। ओके, एंटीबायोटिक। और कौन सा? निमोनिया एंड द स्कारलेट फीवर। ओके, अब ये स्कारलेट फीवर यानी क्या? बॉडी के ऊपर रेड रैशेस आते हैं और हाई फीवर रहता है इस फीवर में, स्कारलेट फीवर। तो ऐसे डिजीजेस में जो बैक्टीरिया से होते हैं उनको किल करने के लिए या फिर ऐसे डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है? पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्वेश्चन, अभी जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं यानी दवाइयां लेते हैं, एंटीबायोटिक्स एक अलग तरीके की दवाइयां जो स्पेसिफिक सर्टेन डिजीज के लिए दी जाती है। ओके, ऐसी दवाइयां जब हम लोग देते हैं तो हम लोग को क्या क्वेश्चंस लेना चाहिए? ओके, तो क्या दिया उन्होंने? एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है, दवाई लिख के दी है, तो ही एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम द मेडिकल स्टोर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। ओके, आपको अगर किसी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक कुछ दिनों पहले अगर प्रिस्क्राइब करके दिया है और वैसे ही सिम्टम्स अगर आपको 2 महीने के बाद दिखाई देते हैं, ओके, फीवर के या फिर जो भी सिम्टम्स डिजीज के, तो आप वो सेम एंटीबायोटिक मेडिकल में जाके परचेस नहीं करना चाहिए। ओके, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके या फिर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो मेडिकल वाले देते ही नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ द मेडिकल वाले एंटीबायोटिक आपको देंगे नहीं, नॉर्मल दवाई देंगे। ओके, अगर एक सर्टेन पेन किलर देंगे, आपको क्रोसिन देंगे, ये सब देंगे, पैरासिटामोल देंगे, ओके, ये सब देंगे, मगर एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाले देते भी। ओके, और हम लोग को लेना भी नहीं है। नेक्स्ट दिया है उन्होंने, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक ऑन योर ओन टू ट्रीट द कॉमन डिजीज लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ओके, ये कोल्ड, कफ, ओके, नॉर्मल फीवर है तो उसके लिए अपने हिसाब से एंटीबायोटिक लेना गलत है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने दिया है, इवन इफ यू फील वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू। ओके, देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हम लोग को लिख के देता है कि आपको ये दवाइयां इतना इतना टाइम्स डे में, इतना टाइम्स 5 डेज के लिए, 3 डेज के लिए लेना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट डे में लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील होता है, सेकेंड डे लेते हैं, अगर हम लोग को 5 डेज का दिया है पूरा कोर्स, हम लोग 3 दिन तक लेते हैं, हम लोग को पूरा अच्छा फील होने लगता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दवाई लेना बंद करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो भी डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्राइब करके देता है दवाइयाँ, ओके, उसका डोज जितने डेज के लिए दिया जाता है उतने डेज के लिए वो कंप्लीट करना चाहिए। क्या रीजन रहता है उसके पीछे? अगर आपके बॉडी में 100% अगर कोई बैक्टीरिया है तो जब डॉक्टर आपको डोज लिख के देता है फर्स्ट डे में अगर आप दवाई देते हो तो मे बी वो 20% कील होगा, 80% रहेगा। थर्ड दिन तक वो ऑलमोस्ट 80% कील होगा। अभी 80% कील होगा तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा क्योंकि उसका अमाउंट कम हो गया बैक्टीरिया का, ओके। तो 20% बैक्टीरिया तो हमारे बॉडी के अंदर है ही। अगर हम लोग ने दवाइयां लेना बंद कर दिया जो 5 डेज के लिए लिख के दिया है, अगर वो दवाइयां लेना बंद कर दिया तो क्या होता है? कुछ दिनों के लिए आपको अच्छा लगता है जब तक तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज नहीं होते। जैसे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज होने लगते हैं, ओके, फिर से हम लोग को वही जो डिजीज था उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं फिर से कुछ दिनों बाद या फिर हो सकता है 1 मंथ के बाद ऐसे वो सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर फिर से आ सकते हैं। ओके, तो ये होना नहीं चाहिए। वो बैक्टीरिया जो भी है डिजीज वायरस है वो कंप्लीटली किल होना चाहिए। इसके लिए जितने भी डेज का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है या फिर डोज दिया जाता है वो हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। Even you feel well before the completing of the prescribed course of antibiotic, you must continue and complete it. देखो मैंने बोला 3 डेज में हम लोग को अच्छा लगता है फिर हम लोग दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने डेज का दिया है 5 डेज का दिया है तो 5 डेज कंप्लीट करना चाहिए। 7 डे 1 वीक का दिया है 1 मंथ का दिया है तो वो उतना कंप्लीट करना चाहिए। Don't suggest to others the antibiotic which were useful to you. बहुत सारे हमारे आजू बाजू में डॉक्टर्स रहते हैं, ओके, जो हमारे आजू बाजू के नेबर्स है उसमें ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो खुद को डॉक्टर समझते हैं, ओके। वो एक सर्टेन दवाइयाँ लाते हैं किसी डॉक्टर के पास से, उनको 2 दिन में अच्छा लगता है, मे बी उनके अंदर वो बैक्टीरिया बहुत कम था इसके लिए उनको 2 दिन में अच्छा लगने लगता है। वही सिम्टम्स अगर आप में दिखाई देते हैं तो आपके नेबर या फिर आपके घर में कोई एल्डर रहेगा वो क्या करता है आपको सजेस्ट करता है ये दवाइयाँ ले, मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर से लाया था मुझे अच्छा लगा था इसी सिम्टम्स के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। ऐसे दूसरों ने सजेस्ट किया हुआ दवाइयाँ या फिर एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, वही डायग्नोस करेगा कि आपको क्या हुआ है, कौन सा दवाई देना चाहिए, ओके। तो ये तरीका यूज नहीं करना चाहिए, दूसरों ने सजेस्ट किया हुआ एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। तो इतने ही सब क्वेश्चंस है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए कि क्या क्वेश्चंस देना चाहिए हम लोग को, ओके, या फिर प्रिकॉशंस लेना चाहिए व्हाइल कंज्यूमिंग एंटीबायोटिक, ओके। अभी हम लोग का यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग का इसी लेसन में है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें है पहला फंगस यानी फंगस, ओके। अभी सर्टेन फंगस यूजफुल रहते हैं जैसे पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन बना है, मगर कुछ ऐसे फंगस है जो हार्मफुल भी है। तो क्या दिया है इन्होंने? The microscopic spores of fungi are present in the air. If there is a sufficient moisture, the spores germinate on the cotton fabric. Gunny bags यानी क्या? गनी बैग्स यानी देखो हम लोग जो कांदा बटाटा लाते हैं वहां पे देखो ऐसे बैग्स रहते हैं जिसमें वो कांदा बटाटा भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं गनी बैग्स, ओके। लेदर, वुडन आइटम्स, इन सब के ऊपर क्या आता है? फंगस आता है। क्या आता है? फंगस आता है। कब? अगर हम लोगों ने उनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, मॉइस्चर बैठ गया, उसके ऊपर गीला छोड़ दिया, ओके, तो उसके ऊपर फंगस आता है। ठीक से ड्राई नहीं किया तो द फंगल हाइफे, फाइबर्स ऑफ द फंगल हाइफे यानी क्या? ओके, फंगल हाइफे यानी फंगस का जो थ्रेड है, ओके, जो या फिर उसके रूट्स हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूट्स। जो एक्चुअल रूट्स नहीं होते उसको रूट्स बोल सकते हैं। फाइबर्स ऑफ द फंगस, ये फंगस थ्रेड लाइक रहता है। फाइबर्स यानी थ्रेड लाइक penetrate deep into the material to obtain the nutrition and to reproduce। अभी ये क्या होता है? जब फंगस ग्रो होता है फैब्रिक के ऊपर, गनी बैग्स के ऊपर, लेदर के ऊपर, वुडन आइटम्स के ऊपर जब ग्रो होता है तब क्या होता है? ये जो फाइबर्स है थ्रेड लाइक फंगस वो अंदर जाता है, उस मटेरियल के अंदर जाता है। किसके लिए जाता है? वो खुद का न्यूट्रिशन लेने के लिए, खुद का न्यूट्रिशन लेने के लिए, कार्बन कंपाउंड लेने के लिए वो अंदर पेनिट्रेट होता है, घुसते जाता है अंदर। उससे क्या होता है? दिस कॉज द मटेरियल टू वियर एंड बिकम्स वीक। इससे क्या होता है? वो मटेरियल, जो भी मटेरियल है जिसके ऊपर फंगस आया है, ओके, वो बाद में क्या होता है? खराब हो जाता है, ओके, और इजीली फटता है, ओके, या फिर इजीली
ब्रेक होता है। As a result, the gunny bags, leather items like shoes, purses, belt, on which the fungi have grown, do not last long. Okay, और ऐसे आइटम्स के ऊपर अगर फंगस ग्रो हुआ है और उसको हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया है तो ये ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। ओके, जल्दी खराब हो जाते हैं। वुडन आइटम्स आल्सो गेट स्पॉइल्ड। ओके, लकड़ी के अगर कुछ चीजें है उसके ऊपर फंगस आया है तो भी वो खराब हो सकते हैं। Various species of fungi grows on the food items like pickle, मुराबा, जाम, सॉस, चटनी। ऐसे फूड आइटम्स के ऊपर भी फंगस आता है। देखो आप जब हम लोग क्या लाते हैं नॉर्मली, देखो पिकल्स लाते हैं, पिकल्स में क्या रहता है, ऑयल का लेयर रहता है, पिकल्स के ऊपर थोड़ा ऑयल का लेयर रहता है। अगर ये ऑयल का लेयर अगर नीचे चला गया, ओके, और ऊपर पिकल्स ऐसा ही दिख रहा है और उसको हम लोगों ने ऐसा ही खुला छोड़ दिया बहुत दिनों के लिए, तो क्या होता है उसके ऊपर देखो फंगस आता है। ओके, व्हाइट ग्रीन कलर का फंगस आता है। ओके, तो ऐसे फूड आइटम्स के ऊपर भी फंगस ग्रो होता है। दे यूज द न्यूट्रिएंट इन दिस फूड आइटम्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये फंगस क्या करता है, इन फूड आइटम्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो खुद के ग्रोथ के लिए यूज करता है एंड रिप्रोडक्शन के लिए यूज करता है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी अभी क्या करता है, ये फंगस जब इन फूड आइटम्स के अंदर से या फिर कोई भी मटेरियल के अंदर से जब न्यूट्रिएंट्स लेता है तब एट द सेम टाइम वो क्या करता है, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी द फंगाई रिलीज द माइकोटॉक्सिन्स, certain poisonous chemical into the food and thus the food become poisonous। तब क्या करता है, जब ये न्यूट्रिएंट्स लेता है फूड से तब उस फूड के अंदर certain toxic substance क्या करता है, छोड़ता है। ओके, और वो फूड क्या बनता है, poisonous। Hence the food on which fungi have grown cannot be eaten। और ऐसे फूड के ऊपर, जिस फूड के ऊपर फंगस ग्रो हुआ है, देखो ब्रेड के ऊपर भी फंगस ग्रो होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर फंगस ग्रो हुआ है, ओके, फूड मटेरियल, ऐसे फूड मटेरियल को खाना नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गया फंगस या फिर फंगाई जो फर्स्ट है हार्मफुल माइक्रोब्स। नेक्स्ट उन्होंने और एक दिया है क्लोस्ट्रिडियम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोस्ट्रिडियम। फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यूरिंग द कम्युनिटी फीस्ट। ओके, हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ सडन। ओके, देखो कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सडनली फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बहुत सारे एट द टाइम, सेम टाइम। ओके, द बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल द कुक फूड और आर क्लोस्ट्रिडियम। जो हम लोगों ने फूड बनाया है उसको स्पॉइल, खराब करता है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम। क्या नाम है उसका, क्लोस्ट्रिडियम। जो फूड को खराब करता है उस फूड के ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो होता है। आउट ऑफ द 100 different species of these bacteria, some are free living in the soil where the some lives in the alimentary canal of the humans and the others animals। okay, ऐसे 100 different species है ये क्लोस्ट्रिडियम के। कुछ ऐसे स्पीशीज है क्लोस्ट्रिडियम के जो क्या होते हैं, कहाँ पे रहते हैं, लिव इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन। एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ टू एनस, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी होते हैं। ओके, हमारे माउथ में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी वो ग्रो होते हैं। सिर्फ ह्यूमन नहीं, डिफरेंट एनिमल के अंदर। और कहाँ पे होते हैं, फ्री लिविंग इन द सॉइल। ओके, सॉइल के अंदर भी होते हैं ये क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। ओके, और ऐसे बहुत मोर देन 100 ओके इसके सर्टेन स्पीशीज है इस क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप। ये बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे दिखते हैं, रॉड शेप एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप एंडोस्पोर। एंडोस्पोर ओके, क्या प्रोड्यूस करते हैं, बॉटल शेप एंडोस्पोर इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स यानी फेवरेबल कंडीशन, अगर उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशंस मिल रहा है, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं। One special characteristic of this bacteria is that they cannot withstand a normal oxygen level। ओके, ये बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वहां पे वो जिंदा नहीं रह सकते। ओके, ऑफ द एयर बिकॉज़ दे ग्रोज इन एनाएरोबिक कंडीशन। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे वो ग्रो नहीं होते, ओके, या फिर रिप्रोड्यूस नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये कहां पे रिप्रोड्यूस होते हैं, जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है, उसको बोला जाता है एनाएरोबिक कंडीशन। क्या बोला जाता है, एनाएरोबिक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे ग्रो नहीं होते या फिर रिप्रोड्यूस नहीं होते,
ये जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है यानी एनएरोबिक, उसको बोला जाता है एनएरोबिक कंडीशन, वहां पे ये ग्रो होता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है क्लॉस्ट्रीडिया का, अलग अलग स्पीशीज है क्लॉस्ट्रीडियम के। ये देखो क्लॉस्ट्रीडियम डिकाई, ये देखो कैसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्लॉस्ट्रीडियम पेरिफिनेंस, ये देखो ये क्लॉस्ट्रीडियम वर्टिलिनम, ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। ओके, ऐसे अलग अलग स्पीशीज है क्लॉस्ट्रीडियम के, ऑलमोस्ट थोड़ा फर्क सेम है। ये देखो शेप देखो, ये देखो, ये आप अगर शेप देखोगे थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा। ये देखो ये शेप देखो, थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा शेप में उसका सिमिलरिटीज है। तो ऐसे कुछ सर्टन हम लोग के टेक्स्ट बुक में उनके नाम दिए हैं। ओके, तो ये आपको एग्जांपल्स, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स है क्लॉस्ट्रीडियम के स्पीशीज के एग्जांपल, तो ये सब एग्जांपल्स है। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, और कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप लोगों ने फंगाई देखा, क्लॉस्ट्रीडियम देखा, और कौन कौन से है अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगाई आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट डिजीज दैट अफेक्ट द ह्यूमंस। ओके, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरसेस है जो ह्यूमन डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन में डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द वायरस व्हिच आर द स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ओके, ऐसे वायरसेस है जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन अ लिविंग सेल। ऐसे वायरसेस कहां पे ग्रो होते हैं? ओनली इन अ लिविंग सेल, यानी वो सर्टेन एनिमल के अंदर या फिर सर्टेन प्लांट के अंदर ग्रो होंगे। ओके, लिविंग सेल, ये एनिमल, प्लांट, ये क्या है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर ग्रो होते हैं। ओके, अभी ऐसे कौन कौन से है वायरसेस, बैक्टीरियाज, ओके, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और कौन कौन से। ओके, द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, तो यहाँ पे ये चार्ट दिखेगा आपको टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे एक्सरसाइज के पहले, तो यहाँ पे ये चार्ट दिखता है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, ये पढ़ते वक्त आपको ठीक से पढ़ना है। कुछ ऐसे डिजीजेस है जिसमें जो सिम्टम्स है वो कॉमन है, या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन जहां से वो डिजीज होता है, ओके, वो मोड ऑफ इन्फेक्शन वो कॉमन है और उसके सिम्टम्स भी कॉमन है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स भी कॉमन है। ओके, तो फर्स्ट उन्होंने नाम दिया है डिजीज का एड्स। ओके, पैथोजन यानी किससे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म से ये डिजीज होता है, तो ये वायरस से होता है। कौन से वायरस से? एचआईवी वायरस। ओके, इस वायरस की वजह से एड्स होता है। ओके, क्या है मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे ये फैलता है एक से दूसरे में, कैसे फैलता है, या फिर किसी को एड्स कब हो सकता है? थ्रू द ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड एंड सीमेन, ओके, एंड द मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम द एड्स। ओके, सपोज एक मदर है वो सफर है एड्स से, तो उसके बेबी को वो हो सकता है। ओके, तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है। अभी क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स, ये होना नहीं चाहिए इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स, सेम नीडल्स एक को अगर यूज किया तो उसको डिस्पोज करना चाहिए, दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए, एंड द इंजेक्शंस, ओके, सेम इंजेक्शंस या फिर नीडल्स यूज नहीं करना चाहिए, एक पर्सन को यूज किया दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस के, ये भी वायरस की वजह से होता है, ये भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ओके, अभी कंटामिनेटेड यानी खराब, ओके, जो वाटर एंड फूड थोड़ा खराब है जिसमें सर्टेन वायरसेस मिक्स है हेपेटाइटिस का। ओके, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? अगर ये होना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए या फिर वाटर कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए और खाते और पीते वक्त अच्छा फूड एंड वाटर खाना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। ओके, ये भी वायरस की वजह से होता है। कैसे होता है? कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, अगर कोई इन्फेक्टेड है इन्फ्लुएंजा से, उसके अगर आप कांटेक्ट में आ गए तो ही वो आपको हो सकता है। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? अभी ये दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से होता है तो उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, या फिर पर्सनल हाइजीन, क्लीननेस, खुद का क्लीननेस रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, एंड अवॉइडिंग कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। ओके,
ये भी वायरस की वजह से होता है। सेम कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, चिकन पॉक्स जिसको हुआ है, उसके अगर कांटेक्ट में आ गए, उसका अगर आप क्या यूज करते हो, टॉवेल यूज करते हो या फिर उसके क्लोथ्स, ओके, तो ये सब चीजें अगर आप यूज करते हो तो आपको हो सकता है। ओके, प्रिवेंटिव मेजर क्या है? नॉर्मली वैक्सीनेशन लिया जाता है, ये डिजीजेस होना नहीं चाहिए, इसके लिए वैक्सीनेशन लिया जाता है। अगर हुआ, ओके, तो भी सर्टेन दवाइयां इसके ऊपर है, या फिर नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को अनकंटामिनेटेड वाटर एंड क्लीन फूड, जो वाटर कंटामिनेटेड नहीं है या फिर फूड जो क्लीन है, ऐसा फूड खाना चाहिए।